हेलो फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है एनआईओएस हिंदी 201 का चैप्टर नंबर 13 सुखी राजकुमार। तो स्टार्ट करते हैं। मानव सभ्यता के विकास क्रम में मनुष्य ने अपने लिए सुख सुविधाओं का विस्तार किया और समाज में रहना भी सीख लिया। मानव सभ्यता, मानव के जो रहने का तौर तरीका होता है उसे मानव सभ्यता कहते हैं। उसका विकास क्रम कि वो किस तरह से विकास कर रहा है। मनुष्य ने अपने लिए सुख सुविधाएं, जैसे आप आज के आपके पास आज फोन है, कितना आराम है, फैन है, कितना आराम है। सोचो पहले फैन नहीं था तो कैसे जीते थे। तो सुख सुविधाओं का विस्तार किया, मतलब बढ़ावा किया, उसका बढ़ाया और समाज में रहना भी सीखा। बुद्धि, दिमाग के विकास ने सिर्फ उसके लिए सुख की ही सृष्टि नहीं की, वरना उसकी भावात्मक दुनिया को भी प्रभावित किया। मतलब बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ, उसके लिए सुख ही नहीं बल्कि इमोशंस भी इफेक्ट हुए। इमोशंस जो होता है इंसान का, उसको भी प्रभावित किया। उसे अन्य प्राणी जगत से अधिक संवेदनशील बनाया गया। मतलब अधिक संवेदना होती है मनुष्य के अंदर दूसरे जीव जंतुओं से। सभ्यता और समाज के विकास के साथ यह संवेदनशीलता दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होने की क्षमता में विकसित होती गई और मनुष्यता के सर्वोच्च गुणों में गिने जाने लगी। मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी में ये बातें गिनी जाएगी। इंसान जो है लोगों के दुख में साथ रहता है, सुख में भी साथ रहता है। ऐसी चीजें या ऐसी क्वालिटी, ऐसी संवेदनशीलता किसी और जीव जंतु में नहीं है। अपने लिए जीने और दूसरों के लिए सोचने करने की इन प्रवृत्ति या इसके बारे में या के बीच में द्वंद्व से मनुष्य समाज लगातार घिरा रहता है। मतलब अपने लिए जीने, दूसरों के लिए सोचने के लिए ऐसी प्रवृत्ति, ऐसे जो विचारधारा है, समाज जो है, मनुष्य समाज जो है लगातार घिरा रहता है एक दूसरे के लिए। इन्हीं प्रवृत्तियों का सुंदर चित्रण करने वाली है अंग्रेजी लेखक ऑस्कर वाइल्ड। अब ये सुखी राजकुमार किसने लिखा? ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा। कहानी सुखी राजकुमार। तो हम देखते हैं इसमें क्या हमें पढ़ाया जाता है। उद्देश्य, जैसा कि हर एक चैप्टर में पढ़ने के बाद हमें सीखने को कुछ मिलता है, तो इसमें भी हमें क्या मिलेगा देखते हैं हम। मानव मन पर सीमित और व्यापक अनुभव के प्रभाव का अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। मानव का जो मन है ना, वो सीमित है। व्यापक मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा अनुभव। उसका जो इफेक्ट है उसके अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे हम। एक लिमिट और जो, मतलब थोड़ा और ज्यादा, उनके बीच का जो डिफरेंस है एक्सपीरियंस का, उसको, उसके अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे हम। अपरिचय और परिचय। परिचय मतलब जानकारी में होना, और अपरिचय जो जानकारी में ना होना की परिस्थितियों में मानव व्यवहार की तुलना कर सकेंगे कि ह्यूमन रिलेशन कैसा है। अच्छी संगत से सद्गुणों का विकास होता है। इस विचार पर टिप्पणी लिख सकेंगे। मतलब अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपकी अच्छी आदत होगी, आपकी जो गुण है, आपके जो गुण है या क्वालिटी आपकी है वो अच्छी हो जाएगी। धनी और निर्धन वर्ग की जीवन स्थितियों की तुलना कर सकेंगे। धनी मतलब जो पैसा वाला है, जो गरीब है, ऐसे वर्ग के जो लोग हैं उनकी जीवन स्थितियों की तुलना कर सकेंगे हम कि धनी कैसे रहता है और निर्धन कैसे रहता है। राजनीतिक प्रतिनिधियों की स्वार्थपरता और असंवेदनशीलता का उल्लेख कर सकेंगे। जैसे राजनीतिक लोग होते हैं ना, नेता लोग, वो क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके अंदर संवेदनशीलता होनी नहीं, कुछ भी हो रहा है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की बातें की ऐसे समझ सकते हो आप। रूप और कर्म के सौंदर्य पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकेंगे। मतलब शो कर सकते हो आप। इमोशंस हो गए आपके, है ना, या जैसे आपकी जो थॉट्स हैं, है ना, रूप पर और कर्म के सौंदर्य पर आप बता सकेंगे। कहानी के मार्मिक स्थलों की सराहना और कहानी की भाषा शैली पर टिप्पणी कर सकेंगे हम। क्या स्थल मार्मिक स्थल है, उसकी सराहना मतलब उसकी तारीफ क्या करेंगे हम, क्या भाषा शैली है, वो हम सीख जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो मूल पाठ हमारा स्टार्ट होता है 13.1। आइए अब हम ऑस्कर वाइल्ड की सुखी राजकुमार, कहानी क्या है, सुखी राजकुमार का ध्यानपूर्वक पाठ करें और उसका आनंद लें। आपकी सुविधा के लिए कठिन शब्दों के अर्थ हाशिए पर दिए गए। हाशिया, इसको हम हाशिया कहते हैं, हाशिए पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुखी राजकुमार।
तो देखते हैं क्या है सुखी राजकुमार में। नगर में उत्तर की ओर एक खंबे के स्तंभ पर, खंबा है, ऊंचा खंबा है ना, एक ऊंचा खंबा है, उस पर एक सुखी राजकुमार की प्रतिमा स्थापित की गई है, मतलब मूर्ति स्थापित कर दी गई है। ठीक है, कर दी गई थी। मूर्ति पर हल्का स्वर्ण पत्र मढ़ा था। स्वर्ण पत्र का मतलब होता है सोने का, है ना, पत्र मढ़ा था, मतलब उस पे लगा हुआ था। आंखों के स्थान पर दो चमकदार नीलम थे, मतलब एक पत्थर होता है उसको नीलम कहते हैं। आंखों के स्थान पर दो चमकदार नीलम थे, और तलवार की मुठ, मतलब जहां पर हम पकड़ते हैं उसको मुठ कहते हैं हम। तलवार की मुठ में एक बड़ा सा लाल जड़ा था, लाल कलर का कुछ जड़ा हुआ था। लोग उस प्रतिमा के सौंदर्य की बड़ी प्रशंसा करते थे। दिन भर उड़ने के बाद एक गौरैया रात को नगर के समीप पहुंची, नगर के पास पहुंची। मैं ठहरूं कहाँ, उसने सोचा। मैं समझ रही थी कि शहर मेरा स्वागत करेगा। इतने में उसने स्तंभासीन मूर्ति देखी, वही जो मूर्ति थी उसको उसने देखा। आह, मैं यहाँ ठहरूंगी, यह काफी अच्छा स्थान है, यहाँ काफी साफ हवा आ रही है। और वह मूर्ति के पैरों के पास उतर पड़ी। उसने चारों ओर देखकर कहा, मेरा शयनगार सोने का है, मतलब जहां पर रहने का जगह होता है उसे क्या कहते हैं, शयनगार, या सोने का समय जगह है, उसको हम शयनगार कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। और वह पंखों में मुंह छिपाकर सोने जा ही रही थी कि एक पानी का बड़ा सा बूंद टप से उस पर गिर पड़ा, या गिर पड़ी। ताज्जुब है, उसने कहा। आकाश में एक भी बादल नहीं है, तारे साफ चमक रहे हैं, फिर भी पानी बरस रहा है। इतने में दूसरी बूंद गिरी। ताज्जुब का मतलब आश्चर्य होता है, स्तंभासीन मतलब खंबे पर आसीन। लाल रंग का कीमती पत्थर वहां पर था, जो है ना, लाल कलर का था। नीलम कीमती पत्थर होता है नीले कलर का। स्वर्ण पत्र मतलब सोने के पत्थर। प्रतिमा, मूर्ति, स्तंभ, खंबा, ये सब में आता ही है। हम आगे चलते हैं। तो एक बूंद गिरा ही था कि दूसरी बूंद भी गिर गई थी उसके ऊपर। इस प्रतिमा से क्या फायदा अगर ये वर्षा भी नहीं रोक सकती, उसने कहा। चलो कोई दूसरा आश्रय स्थान ढूंढे। उसने पंख खोले और तीसरी बूंद गिर पड़ी। उसने ऊपर देखा, राजकुमार की आंखें डबडबा रही थीं। डबडबाना का मतलब है आंखों में आंसू मड़ आना। और उसके सुनहले गाल पर, सुनहले मतलब सोने की आभा वाले, ऐसा सुनहरा लगता है ना, सुनहरे को यहाँ पर सुनहले कहा गया है। गाल पर आंसू ढुलक रहे थे, है ना, लुढ़क रहे थे, समझ सकते हो आप, गिर रहे थे उसके वहां से। उसका चेहरा इतना भोला था कि गौरैया को दया आ गई। तुम कौन हो, उसने पूछा। मैं सुखी राजकुमार हूँ। फिर तुम रो क्यों रहे हो, पंख फड़फड़ाकर गौरैया ने कहा। तुमने तो मुझे बिल्कुल भिगो दिया है। जब मैं जीवित था, मूर्ति ने उत्तर दिया, और मेरे वक्ष में मनुष्य का हृदय धड़कता था, तब मेरा आंसुओं से परिचय नहीं हुआ था। वक्ष का मतलब छाती, सीना, है ना। मैं आनंद महल में रहता था, जहां दुख को प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। दिन में मैं अपने उद्यान में विलास करता था। उद्यान मतलब बगीचा होता है, जो बाग कहते हैं हम उसे। विलास करता था, आराम करता था, है ना, सुख का आनंद करता था, मजे करता था वहां पर। और रात को नृत्य में लगा रहता था, नाटक, वो जो डांस होता था उसमें लगा रहता था। मेरे उद्यान के चारों ओर एक प्राचीर थी। प्राचीर मतलब एक दीवार थी। मैं जीता रहा और मर गया। आज जब मैं मर गया हूं, तो उन्होंने मुझे इतने ऊंचे पर स्थापित कर दिया है कि मैं संसार की सारी कुरूपता और दुख दर्द देख सकता हूँ। मेरे ही नगर में इतना दुख है कि यद्यपि मेरा हृदय जस्ते का है। जस्ता मतलब जिंक, है ना, एक धातु होता है खाकी रंग का, उसको जिसे हम कहते हैं तांबा मिलाकर, है ना, बनाते हैं। ये ऐसे एक तरह से मेटल है, ही समझ सकते हो आप। मेरे ही नगर में इतना दुख है कि यद्यपि मेरा हृदय जस्ते का है, मगर फिर भी फटा जा रहा है, मतलब मेटल का है ना, फिर भी वो फटा जा रहा है। मेटल आमतौर पर हम कहते हैं फटता नहीं। चलो, अच्छा तो राजकुमार ठोस सोने का नहीं है, गौरैया ने सोचा। मगर वह इतनी शिष्ट थी, शिष्ट का मतलब समझदार थी, है ना, हम ये सब कह सकते हैं कि उसने यह बात जोर से नहीं की, बस मन मन समझ लिया। दूर, बहुत दूर, मूर्ति अपनी सुनहली आवाज में कहती रही। एक गंदी
एक गंदी सी नाली में टूटा फूटा मकान है, उसकी एक खिड़की खुली है, उसके अंदर एक चौकी पर एक स्त्री बैठी है। उसका चेहरा दुबला और थका हुआ है, पतला सा थका हुआ चेहरा है, और उसके हाथ सुई के घावों से छत विछत हैं, है ना, मतलब लहूलुहान है। वह रानी की सर्व सुंदरी अंगरक्षिका के नृत्य वसन पर फूल काढ़ रही है। अंगरक्षिका मतलब शरीर पर जो रक्षा करने के लिए जो वस्त्र पहनते हैं उसको अंग रक्षिका कहते हैं। उस पे फूल बना रही है, काढ़ रही है मतलब बना रही है, फूल बना रही है, फूल बनाते हैं ना किसी के ऊपर, उसे हम कहते हैं काढ़ना। एक कोने में उसका बच्चा बीमार है, उसे ज्वर है मतलब बुखार है, और वह फल मांग रहा है। गौरैया, नन्ही गौरैया, क्या तुम मेरी तलवार की मुठ में जगमगाता हुआ लाल निकाल कर उसे नहीं दे आओगी? मेरे पैर तो इस स्तंभ में जड़े हैं और मैं चल नहीं सकता। दक्षिण दिशा के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे नील नदी पर उड़ रहे होंगे और कमल के फूलों से वार्तालाप करने के बाद राजाओं के मकबरों में सोते होंगे। वार्तालाप का मतलब बात करनी, है ना। तो राजा का जो मकबरा होता है जहाँ पर राजा को दफनाया जाता है उसे हम कहते हैं मकबरा। राजा रंगीन ताबूत में सो रहा होगा। ताबूत मतलब जो लकड़ी का ताबूत होता है जिसमें बॉडी डेड बॉडी रखते हैं उसे हम कहते हैं। वह पीले वस्त्र में लिपटा होगा और मसालों से उसका अंगलोपन या अंग लेपन किया गया होगा। उसकी गर्दन में पुखराज का हार होगा। पुखराज मतलब सुनहरे, है ना, सुनहरा मतलब पीले रंग का कीमती पत्थर, उसको पुखराज कहते हैं हम। और उसके हाथ सूखी पत्तियों की तरह होंगे। गौरैया ने कहा। गौरैया, गौरैया, सिर्फ आज रात को तुम मेरा काम कर दो, बच्चा प्यासा है, उदास भी है। ओह, मुझे बच्चों से जरा भी स्नेह नहीं है, गौरैया ने कहा। पिछले वसंत में 2 बच्चे रोज आकर मुझे ढेले मारा करते थे। यद्यपि फिर भी मुझे चोट नहीं लगी। मैं बहुत तेज उड़ती हूँ, किंतु यह बड़ी ही अपमानजनक बात है ना, मतलब अच्छी बात नहीं है। मगर राजकुमार इतना उदास था कि गौरैया को दया आ गई। यहाँ सुंदर सर्दी पड़ने लगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हारा काम कर दूंगी। धन्यवाद नन्ही गौरैया, राजकुमार ने कहा। गौरैया ने राजकुमार की तलवार की मुठ से लाल निकाला, लाल जो पत्थर था उसको निकाला और उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ चली। उड़ते वक्त वह गिरजाघर के शिखर के पास, गिरजाघर के जो सबसे ऊपर वाला होता है उसको हम शिखर कहते हैं, शिखर के पास से गुजरी, जहाँ श्वेत संगमरमर से देवदूतों की मूर्तियां बनी थीं। वह उच्च प्रासाद के समीप से गुजरी गुजरी और उसने नाच की आवाज सुनी। छज्जे पर एक सुंदर किशोरी अपने प्रेमी के कंधे पर हाथ रखे हुई आई। अब यहाँ पर छज्जा का मतलब बालकनी होता है, प्रसाद का मतलब होता है महल। ठीक है, आगे चलते हैं। आह, तारे कितने सुंदर हैं, प्रेम की शक्ति भी कितनी अद्भुत है ना, एडवेंचरस है, डिफरेंट है, हम समझ सकते हैं। उसने भावोन्मेष में कहा। भावोन्मेष में का मतलब भाव का उदय, जहाँ भाव पूरी तरह से इमोशन में होते हैं ना उसको हम भावोन्मेष कहते हैं। मैं समझती हूँ कि अगले नृत्य, अगला जो नाच होगा उसके लिए मेरे वस्त्र तैयार हो जाएंगे। मैंने उन पर फूल कड़वाने की आज्ञा दी है, मगर ये लोग देर कितनी लगाते हैं। वह नदी पर से गुजरी और जहाज जहाज के शिखरों पर लटके हुए आकाशदीप देखे। अंत में वह उस टूटे फूटे मकान के समीप पहुंची और भीतर झांका। बच्चा बुखार के कारण बिस्तर पर तड़प रहा था। वह फुदक कर भीतर पहुंची और उसने उस स्त्री के पास की मेज पर लाल रख दिया। माँ थककर सो गई थी। वह बच्चे के सिरहाने उड़कर पंखों से हवा करने लगी। ये देखो, ठीक है। आह, कैसा अच्छा लग रहा है, बच्चे ने कहा। अब शायद मैं अच्छा हो रहा हूँ। और वह सो गया। गौरैया उड़कर राजकुमार के पास वापस आ गई और उसने उसे सब हाल आकर बताया। बताकर कहा उसने, आश्चर्य है, यद्यपि इतनी ठंडक है, मतलब फिर भी इतनी ठंडक है, लेकिन मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही है, इसलिए कि तुमने आज एक भलाई की है, राजकुमार ने कहा। गौरैया सोचने लगी और सो गई। सोचने में उसे ज्यादा झपकी आ जाती थी।
सॉरी सदा मतलब हमेशा झपकी आ जाती थी। जब दिन उगा तो वह नदी में गिर गई और नहाई। अच्छा, आज रात को मैं मिस्र देश जाऊंगी। मिस्र एक देश है, वहां जाऊंगी, उसने सोचा। वह आज उमंग से भरी थी, मतलब उसके अंदर जोश था। उसने शहर की सभी इमारतें घूम डाली और वह गिरजाघर जो चर्च था उसके शिखर पर बहुत देर तक बैठी रही। जब चांद उगा तो वह राजकुमार के पास गई और बोली, तुम्हें मिस्र में किसी से कुछ कहलाना तो नहीं है? मैं अभी भी जाने के लिए तैयार हूँ। गौरैया गौरैया, नन्ही गौरैया, क्या तुम आज रात को और नहीं ठहर सकती? मूर्ति ने कहा। शहर में दूर एक सिली हुई कोठरी में मुझे एक तरुण कलाकार दिख रहा है। तरुण का मतलब नौजवान। वह अपनी कागजों से लदी मेज पर झुका है और उसके बगल में एक पात्र में सूखे हुए फूल लगे हैं। पात्र का मतलब पॉट है ना, गमला जिसे हम कहते हैं। उसके बाल भूरे और सुनहले हैं। उसके होंठ अनार के फूल की तरह लाल हैं। उसकी आंखें बड़ी सपनीली हैं, मतलब सपने वाली हैं, है ना, कि आंखों में देखो और खो जाओ, उस तरह से। वह रंगमंच के लिए एक नाटक लिख रहा है, मगर ठंड के कारण उसकी उंगलियां नहीं चल रही हैं। अंगीठी में एक भी कोयला नहीं है और भूख से उसकी आंखों के सपने टूट रहे हैं। मिस्र में सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कल मेरे सब साथी दूसरे प्रपात तक उड़ पाएंगे, जहां नरकुल की झाड़ियों में दरियाई घोड़े सोते हैं। ठीक है, नरकुल कहीं है, वहां पर झाड़ियां हैं, वहां पर दरियाई घोड़े सोते हैं। और संग मूसा की शिला पर मेमनान का देवता बैठा है। मेमनान मेमनान किसी जगह का नाम है, वहां का देवता बैठा है। रात भर वह तारों की ओर देखता है। भोर का तारा जब डूबने लगता है तो वह खुशी से चीख पड़ता है और फिर चुप हो जाता है। दोपहर के समय वहां शेर आते हैं, जिनकी आंखें हरे रत्नों की तरह चमकीली हैं और जिनकी गरज से प्रपात का स्वर डूब जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मेमनान के बारे में बताया जा रहा है, तो हम मेमनान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आया था प्रपात, है ना। प्रपात का मतलब होता है झरना। ठीक है, नरकुल पतली लंबी पत्तियों का एक पतले गांठदार डंठल वाला एक पौधा होता है, जो कलम चटाई आदि बनाने के काम आता है। ठीक है, संग मूसा एक तरह का काला पत्थर होता है। भोर को तो आप जानते ही होंगे, सुबह। और गरज का मतलब गरजना, जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, पढ़ चुके हैं वैसे। चलो आगे हम मेमनान के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। मेमनान ग्रीक मिथक में इथोपिया का राजा, ट्रोजन राज परिवार के टिथोनस और इयोस उषा का पुत्र है। अपने चाचा प्रियम की ओर से ग्रीक के विरुद्ध बहादुरी से लड़ा और एथाइलस के हाथों मारा गया। इयोस के आंसुओं को देखकर ज्यूस ने उसे अमृत प्रदान किया कि वो ना मरेगा कभी। उसके साथी जो पक्षियों में बदल गए, प्रतिवर्ष उसकी समाधि पर लड़ने और विलाप करने के लिए आते थे। मिस्र में उनका नाम थेबे के निकट अमेनहोतेप तृतीय, यहाँ पर नाम है। वैसे पहले क्या होता था ना, कि जो बाप है उसका ना नाम, उनका नाम हो गया, फिर उनके बेटे द्वितीय तृतीय, ऐसे नाम को द्वितीय तृतीय में नाम देते थे। कि पत्थर की विशाल मूर्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। उषाकालीन सूर्य किरण जब इन मूर्तियों को स्पर्श करती है तो इसमें वीणा की झनकार सी ध्वनि आती है। वीणा की आवाज सुनते होगे ना आप, जो वीणा एक यंत्र है जिससे आवाज निकालते हैं। इस ध्वनि के बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह अपनी माँ की शुभ कामनाओं के प्रति मेमनान का प्रत्युत्तर है। लेकिन अब यहाँ से जाता है के बाद हम पढ़ते हैं, लेकिन केवल आज रात के लिए भी तुम न रुकोगी, ये पत्थर ने गौरैया से कहा। अच्छा, आज मैं रुक जाऊंगी, क्या दूसरा लाल उसे दे आऊं? गौरैया ने पूछा। अफसोस, मेरे पास अब कोई दूसरा लाल नहीं है। मेरे पास मेरी आंखें हैं, जो नीलम से बनी हैं, जो हजारों वर्ष पहले भारत से लाए गए थे। एक निकालकर उसे दे आओ। वह उसे बेचकर ईंधन और खाना खरीद लेगा। प्यारे राजकुमार, गौरैया ने सिसकते हुए कहा, यह तो मुझसे नहीं होगा। और वह फूट फूट कर रोने लगी। गौरैया, प्यारी गौरैया,
राजकुमार बोला, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। गौरैया ने उसकी आंख का नीलम निकाल लिया और कोठरी की ओर उड़ चली। एक छेद के एक छेद से वह अंदर घुस गई। कलाकार सिर झुकाए बैठा था, अतः उसने उसके पंखों की आवाज नहीं सुनी। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि मुरझाए हुए फूलों पर एक बड़ा सा नीलम रखा था। ओह, मालूम होता है मेरा मोल लोग आंक रहे हैं। मतलब मेरी जो वैल्यू है, लोग आंक रहे हैं कि मेरी वैल्यू कितनी है। यह शायद किसी बड़े भारी प्रशंसक ने भेजा है। अब मैं अपना नाटक समाप्त कर लूंगा। मतलब जो नाटक है वो खत्म कर लेगा। ठीक है। गौरैया बंदरगाह की ओर जाकर एक जहाज के मस्तूल पर बैठ गई। जो जहाज का मस्तूल होता है उस पर जाके बैठ गई। वहां कुछ मजदूर अपने सीने पर रस्सियां बांधे नाव खींच रहे थे। जितने भी नावें थे वो खींच रहे थे वहां पर। जब चांद उगा तो वह राजकुमार के पास आकर बोली, मैं तुमसे विदा मांगने आई हूँ गौरैया, प्यारी गौरैया, क्या आज रात को और नहीं ठहरोगी? ये मूर्ति ने राजकुमार ने गौरैया से कहा। देखो, अब जाड़ा पड़ने लगा है, मतलब ठंड पड़ने लगी है। मिस्र में हरे भरे खजूर के कुंजों पर गर्म धूप आई होगी। अब यहाँ पर कुंजों का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। कुंजों का मतलब होता है लताओं आदि से घिरा या ढका हुआ स्थल। ठीक है। मस्तूल जहाज के बीच में गड़ा हुआ लंबा लट्ठा जो होता है ना, जिसमें पाल बांधा जाता है, मतलब वो बांध के हम टाइट करते हैं ना वो। चलो, देखो अब जाड़ा पड़ने लगा है। मिस्र में हरे भरे खजूर, ये सब हमने पढ़ लिया, आगे चलते हैं। नीचे गली में राजकुमार ने कहा, एक लड़की खड़ी है, उसका सौदा नाली में गिर गया है और वह रो रही है। सौदा का मतलब उसका जो सामान है जो खरीद कर लाई थी वो गिर गया है। यदि वह खाली हाथ घर जाएगी तो उसके पिता उसे मारेगा। उसके पैरों में जूता नहीं है, उसका सिर नंगा है। मेरी दूसरी आंख निकाल कर उसे दे दो तो वह मार से बच जाएगी। कहो तो मैं आज रात भर और रुक जाऊं, मगर मैं तुम्हारी आंख नहीं निकालूंगी। फिर तो तुम बिल्कुल ही अंधे हो जाओगे। गौरैया, प्यारी गौरैया, राजकुमार ने कहा, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे करो। उसने उसकी आंख निकाली, जो दूसरी आंख थी वो भी निकाली और रोती हुई लड़की के हाथ में वह नीलम रख दिया। वाह, कैसा रंगीन कांच है, लड़की ने कहा और हंसकर घर की ओर भागी। गौरैया वापस आई। अब तुम अंधे हो, उसने कहा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। क्योंकि तुम अंधे हो गए, तुम देखो कैसे, मैं रहूंगी तो तुम्हें बताऊंगी। ये सोचा गौरैया ने। नहीं नहीं गौरैया, अब तुम मिस्र देश जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, गौरैया ने कहा और उसके पैरों पर सिर रखकर सो गई। अगले दिन जब राजकुमार के कंधों पर बैठकर भांति भांति की कहानियां सुनाने लगी, ठीक है, मतलब अलग अलग तरह की कहानियां सुनाने लगी। लाल बगुलों की कहानी, जो नील नदी के किनारे कतार में खड़े रहते हैं और मौका पाते ही झपककर सुनहरी मछलियां चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं। स्फिंक्स की मूर्तियों की कहानी, ठीक है, जो रेगिस्तान में रहती है और सर्वज्ञ है। चंद्रमा की घाटियों के राजा की कहानी, जो बड़े से संगमरमर की पूजा करता है, और हरे सांप की कहानी, जो डालियों में लिपटा रहता है और 20 पुरोहित उसे दूध पिलाते हैं। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं पुरोहित के। पहला पुरोहित देख लें। पुरोहित का मतलब पूजा अर्चना कराने वाला व्यक्ति, जो पूजा कराते हैं ना, उसे हम पुरोहित कहते हैं। प्यारी गौरैया, तुमने मुझे इतनी आश्चर्यजनक वस्तुएं बताई, लेकिन इनसे भी ज्यादा आश्चर्यजनक है मनुष्य का दुख दर्द। दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं है। जाओ मेरे नगर को देखकर बताओ कि वहां क्या हो रहा है। गौरैया शहर प्यारी गौरैया हाँ जी, गौरैया शहर पर उड़ने लगी। अमीर अपने महलों में रंग रलियां मना रहे थे और गरीब हाथ फैलाए भीख मांग रहे थे। वह अंधेरी गलियों पर से उड़ी और उसने देखा कि भूखे बच्चे जर्द चेहरे लटकाए हुए सोनी निगाहों से देख रहे हैं। जर्द का मतलब पीला चेहरा हो गया उनका, खाना नहीं पाए इसकी वजह से। एक पुलिया के नीचे दो बच्चे सुखड़े हुए बैठे हैं। भागो यहाँ से, चौकीदार बोला, और वह बारिश में भीगते हुए चले गए। वह वापस आई और राजकुमार को सब कुछ बताया, सारे हाल बताए वहां पर। मैं सोने से मड़ा हूँ, राजकुमार बोला।
इसमें से स्वर्ण पत्र निकालकर मेरी निर्धन प्रजा, प्रजा जो है राजा की जो प्रजा होती है वही कह रहे हैं इसमें बांट दो। गौरैया एक के बाद एक स्वर्ण पत्र निकालकर बांटती रही। अंत में राजकुमार बिल्कुल मटमैला और मनहूस दिखने लगा। मनहूस मतलब उदासी भरा, अशुभ जिसको कहते हैं हम। लेकिन बच्चों के चेहरे पर गुलाबी किरणें झलक आई और वे गलियों में खेलने लगे। उसके बाद ओले गिरे और फिर पाला पड़ने लगा, मतलब बर्फ गिरने लगे। सड़कें चमकदार बर्फ से ढककर चांदी की मालूम होने लगी कि चांदी की सड़कें हैं। छज्जों के बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े लटकने लगे। छज्जा जो है वहां पर बर्फ के टुकड़े लटकने लगे। सभी फर के ओवरकोट पहनकर निकलने लगे। बेचारी नन्ही गौरैया ठंड से अकड़ने लगी, लेकिन वह उससे इतना प्यार करती थी कि वह उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी और नहीं गई। मतलब अंत में उसे लगा कि अब उसके दिन करीब हैं। अब उसके पैरों में केवल इतनी शक्ति शेष है कि वह राजकुमार के कंधों पर एक बार उड़ सकती थी, बस। अलविदा राजकुमार, वह बोली। क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे? ओहो, बड़ी खुशी हुई सुनकर कि आखिर तुम अब मिस्र देश जाने के लिए तैयार हो। मिस्र नहीं, मैं मृत्यु के देश जाने की तैयारी कर रही हूँ। इसी समय मूर्ति के अंदर से एक आवाज हुई, जैसे कुछ टूट गया हो। वास्तव में मूर्ति के अंदर का जस्ते का दिल चटक गया था। इस समय पाला गजब का था। जो ठंड पड़ रही थी वो बहुत ज्यादा थी वहां पर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। दूसरे दिन मेयर अन्य सदस्यों के साथ टहल रहा था, मतलब उस जगह का जो मेयर था वहां पर टहल रहा था। जब वे वहां से गुजरे तो मेयर ने उसकी ओर देखा। वह कितनी भद्दी लग रही है प्रतिमा, मूर्ति। हाँ, कितनी भद्दी है, सदस्यों ने कहा। मतलब मेयर के जो सदस्य हैं उन्होंने भी कहा, जो हमेशा मेयर की हाँ में हाँ मिलाते थे। उसकी तलवार से लाल गिर गया है, उसकी आंखें गायब है और उसका सोना उतर गया है। यह तो बिल्कुल पत्थर का एक भिखारी मालूम देता है। बिल्कुल, बिल्कुल पत्थर का भिखारी, सदस्य ने कहा, जैसा कि हाँ में हाँ मिलाते थे, चमचे थे। लो, उसके पैर पर एक चिड़िया भी मरी पड़ी है, मेयर ने कहा। कल घोषणा करवा दो कि यहाँ चिड़िया ना मरने पाए। बताओ यार, ऐसी सी बात हो गई। चलो आगे पढ़ते हैं हम। सदस्यों ने फौरन नोट कर लिया और उसके बाद मूर्ति वहां से हटा ली गई। चूंकि अब यह सुंदर नहीं थी, अतः इसका कोई उपयोग नहीं था। नगर के एक सुप्रसिद्ध कलाविज्ञ ने कहा। क्या कहा था उन्होंने? उसके बाद, अच्छा, वो कलाविज्ञ जो थे, मतलब जो कला के ज्ञानी थे, उन्होंने कहा था। चलो उसके बाद बढ़ते हैं। उसके बाद उन्होंने मूर्ति भट्टी में गलाई और कारपोरेशन, मतलब वहां पर जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन होता है, जो साफ सफाई और ये सब का ख्याल रखते हैं, वो डिपार्टमेंट, उनकी बैठक में यह प्रश्न उठा कि इसका करना क्या है, क्या किया जाए इस मूर्ति का। यहाँ पर एक मूर्ति दूसरी होनी चाहिए, मेयर ने कहा। मैं समझता हूँ मेरी मूर्ति ठीक रहेगी। अच्छा जी। नहीं, मैं समझता हूँ मेरी, हर एक सदस्य ने कहा और वे बराबर झगड़ते रहे। लोहा गलाने के कारखाने में मिस्त्री ने कहा, कैसा अचरज है ना? कैसे अचरज की बात है ना, कि यह टूटा हुआ जस्ते का दिल भट्टी में पिघल ही नहीं रहा है। बताओ। उसने एक कूड़े खाने में उसे फेंक दिया। वहीं गौरैया की लाश भी पड़ी थी। ईश्वर ने अपने देवदूत, जो देवदूत फरिश्ते होते हैं, उनसे कहा, मेरे लिए नगर की दो सबसे मूल्यवान वस्तुएं ले आओ। तो देवदूत वह जस्ते का दिल और गौरैया की लाश लेकर आया। ठीक, बिल्कुल ठीक, ईश्वर ने कहा। मेरे स्वर की डालों पर यह गौरैया सदा चहकेगी और मेरे उपवन में राजकुमार सदा विहार करेगा, खुशी से रहेगा। और ये स्टोरी यहीं पर खत्म। उसके बाद आइए समझे में हम क्या है देख लेते हैं। इस पुस्तक में दो कहानियां हम पढ़ रहे हैं। कहानी को समझने के आधार पर तत्वों से आप परिचित है कि क्या कहानी में क्या क्या जो चीजें पढ़ी वो उसके बारे में कह रहे हैं। आइए अब हम इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। कथा वस्तु क्या है? ये है, कह रहे हैं कि ये कहानी दो कहानियां, बहादुर और शतरंज के खिलाड़ी, जो हमने पहले पढ़ा ना, शतरंज खिलाड़ी और बहादुर। बहादुर की स्टोरी आपने पढ़ी होगी, चैप्टर नंबर फर्स्ट ही बहादुर है। शतरंज खिलाड़ी भी शायद चैप्टर नंबर 9 है, वो आप दोनों पढ़ सकते हो। उसके बाद देखो क्या कह रही है। बहादुर और शतरंज के खिलाड़ी से आकार में छोटी है। वो स्टोरी काफी बड़ी थी, काफी छोटी है, मतलब उससे छोटी है, छोटी नहीं है, उससे छोटी है। इसे पढ़ने में आपको 20 से 25 मिनट का समय लगा होगा। इस तौर पर, मतलब इस तरह
कहानी कथानक, जो बातें बता रहा है, जो स्टोरी बता रहा है, उसको कथानक कहते हैं, के लिए आदर्श माने जाने वाली सीमा का निर्वाह करती है। कथानक भी बहुत संक्षिप्त है, जो कहानी बता रहा है वो बहुत संक्षिप्त बातों में बात खत्म कर देता है। शतरंज एक खिलाड़ी है ना, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने शुरू में एक भूमिका द्वारा अपनी बात की प्रस्तावना की थी, अपनी बात एक भूमिका के द्वारा बताई गई थी। यहाँ ऑस्कर वाइल्ड ने अपनी कहानी आखिर में अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उपसंहार प्रस्तुत किया। जैसे नगर के मेयर और उसके साथियों के माध्यम से उन्होंने व्यवस्था के कर्णधारों की असंवेदनशीलता और स्वार्थपरता को उजागर किया है। मतलब जो स्वार्थी लोग हैं उनके बारे में बताया, और स्वार्थी लोग क्या है, असंवेदनशील हैं, इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, ये बस स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, जो अपनी मूर्तियां स्थापित करवाने के फेर में प्रतिमा को गलवाने और गौरैया की लाश को कूड़े में फेंकवाने का आदेश देते हैं। निर्धन मतलब गरीब दुखी जनता के दर्द से हर क्षण पिघलने या पिघलते रहने वाला सुखी राजकुमार का जस्ते का दिल भट्टी की तेज आग में भी नहीं पिघलता। ईश्वर के आदेश पर उसके देवदूत नगर की सबसे मूल्यवान वस्तुओं के रूप में राजकुमार के दिल और गौरैया के शव को ले जाते हैं। ईश्वर पर दोनों ने से बहुत प्रसन्न और राजकुमार व गौरैया को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए देखें कि इस कहानी की कथा वस्तु क्या है, यानी लेखक हमसे क्या कहना चाहता है, क्या बांटना चाहता है, वह हमारे समाने किन सामने होना चाहिए, किन बिंदुओं को दृढ़ करना चाहिए। सामने यहाँ पर गलती से समाने लिख दिया, मतलब किन बिंदुओं के बारे में हमें बताना चाहता है। सबसे पहले लेखक हमें बताता है कि नगर में सुखी राजकुमार की प्रतिमा थी, यह प्रतिमा सोने से मढ़ी थी, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है ना। तो कह रहे हैं कि 3 वाक्यों में ये वर्णन है, जिसमें संकेत मिलता है कि प्रतिमा के सौंदर्य की चर्चा का आधार संभवतः सोना, नीलम, लाल थे। ठीक है, अंत में उसकी पुष्टि भी होती है जब इन चीजों के न रहने पर मेयर, सभासद और सुप्रसिद्ध कलाविज्ञ उन प्रतिमा की निंदा करते हैं। यानी लेखक कहना चाहता है कि लोग सौंदर्य की तलाश प्रायः उसकी कीमत और उसके वैभव से करते हैं, मतलब उसकी वैल्यू क्या, उसकी पहचान क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, वैसे करते हैं। इसी क्रम में गौरैया का भी जिक्र आता है, जो उस नगर के ऊपर से उड़कर मिस्र देश की ओर जा रही है, लेकिन रात्रि होने के कारण आश्रय की तलाश में मूर्ति पर पहुंच जाती है। उसके बाद क्या हुआ आपने देखा ही है। तो लेखक क्या बताता है हमें कि जो प्रतिमा है, मूर्ति वास्तव में एक सुखी राजकुमार की थी, एक ऐसे राजकुमार की जो आनंद महल में रहता था और जिसका कभी दुख के साथ सामना नहीं हुआ था, क्योंकि उसके चारों ओर केवल ऐश्वर्य और वैभव था, मतलब खुशी, है ना, और अच्छी चीजें थी। इसकी ऐश्वर्य और वैभव, मतलब ऐसी ऐश्वर्य और वैभव इन्हीं सुख सुविधाओं में डूबा हुआ अपने में मग्न रहता था, और इसके परे, इसके बाद, इसके, है ना, इसकी वास्तविकताओं को जानना भी नहीं चाहता था। लेखक ने राजकुमार के बयान में संकेतों से काम लिया है। पहला संकेत वक्ष, मतलब सीने में मनुष्य का हृदय धड़कने से है ना, उनमें से है। यानी जब तक वह मनुष्य था, भोग कर रहा था, मजे कर रहा था, जब वह आत्म केंद्रित रहा, तब तक वह आत्म केंद्रित रहा, उसने दुख के बारे में सोचा तक नहीं। लेकिन अब जबकि वह मूर्ति बन गया तो दूसरों को दुख को देख रहा था, दिखने ही लगा उसको सारा, एकाएक वह बात उल्टी मालूम होती है। पर लेखक एक विडंबना, है ना, एक सिस्टम कह सकते हैं, जो उसकी सोच है, उसके जरिए मनुष्य के स्वभाव पर टिप्पणी कर रहा है। मनुष्य अपनी मौज मस्ती में डूबा रहता है और मानवीय गुणों, करुणा, सहानुभूति, समानुभूति, ये सब हम पहले पिछले हिंदी के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हो, से दूर रहता है। मतलब लोग परेशान हैं, लोग रो रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, वो सहानुभूति थी नहीं इनके अंदर, है ना, उसके दुख दर्द, प्रजा के दुख दर्द को देखता ही नहीं था राजा, उससे दूर रहता है, ये यहाँ पर सेंस निकल रहा है। दूसरा संकेत क्या है, उद्यान के चारों ओर की प्राचीर से है। यह प्राचीर यानी दीवार दरअसल ईंट पत्थर की नहीं है, बल्कि मनुष्य की अपनी खींची गई दीवार है। मतलब सुख सुविधा उनकी ना खोए, है ना, ये जो इच्छा है ना, वो ये समझाना चाह रहे हैं। तीसरा संकेत, चारों ओर इतना सौंदर्य में है, यही यहाँ भी रूप, सुख, वैभव, ऐश्वर्य को ही
सौंदर्य माना गया है। इसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। राजकुमार के अनुभव क्षेत्र का जब तक विस्तार होता है तो उसकी अपने आंखों में डूबे रहने की प्रवृत्ति भी टूट जाती है ना। जो उसकी सोच थी वो भी खत्म हो जाती है। उसकी संवेदना का भी विस्तार होता है, उसके इमोशंस का विस्तार होता है। वो ज़्यादा अच्छे से सोचने लगता है, समझने लगता है। दूसरों के प्रति जो दुख होता है ना, वो समझता है। मन में करुणा की भावना जागती है ना, जागती है और दूसरों के दुख से दुखी होने लगता है। उनका मतलब राजकुमार दुख उसे अपना दुख लगने लगता है। इस भाव स्थिति को हम समानुभूति कहते हैं। ठीक है, हमने पहले भी हिंदी में पढ़ा था। तो जब दूसरे का दुख हम अपने दुख समझने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, समानुभूति कहते हैं। राजकुमार चूंकि अब प्रतिमा के रूप में है और वह चल फिर नहीं सकता, इसलिए वह गौरैया से आग्रह करता है कि वह उसकी भावना को कार्य रूप दे। इस क्रम में वह एक नई स्त्री जिसका बच्चा बीमार है, एक तरुण कलाकार मतलब नौजवान कलाकार है, भूख के लिए उसके सपने टूट रहे हैं, और एक लड़की जिसके पैसे जिस सामान नाली में गिर गए, जिसके पिता की डांट का डर है, उसका जिक्र करता है और उन्हें अपनी तलवार का की जो मुठ है लाल रंग, आंखों के नीलम दे आने का आग्रह करता है। लेखक इनमें से एक या दो बातों से काम चला सकता था, मगर उसने तीनों बातों को कथानक में स्थान दिया। कथानक मतलब स्टोरी जब बता रहा था उसमें स्थान दिया। एक बात से भी काम चला रहा सकता था लेकिन नहीं दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि लेखक एक आ, क्योंकि लेखक हम तक कुछ और भी पहुंचाना चाहता है। वह कुछ यह है कि जब तक हम किसी व्यक्ति या विषय के बारे में कुछ जानते नहीं है ना, हम उसमें रुचि नहीं लेते। लेकिन जब हम धीरे धीरे उसके बारे में जानने लगते हैं तो हमारे भीतर उस व्यक्ति या काम के प्रति लगाव पैदा होता है, जो बाद में निष्ठा और समर्पण में बदल जाता है। गौरैया जब नगर में आती है तो मूर्ति को अपनी आश्रय स्थल बनाती है, क्योंकि वह सोने की है और वहां साफ हवा आती है। मगर जैसे ही पानी की बूंद गिरती है, वहां से भागने का फैसला करती है। फिर राजकुमार के आंसू में आंसू आ जाता है, भोलेपन में दया आती है, फिर वहां बैठ जाती है। फिर जैसे जैसे राजकुमार की गुणों, दया, करुणा, प्रेम, समानुभूति, त्याग, बलिदान परिचित होती है उन बातों से, दक्षिण जाने से पहले कार्यक्रम छोड़ देती है और उसी के सानिध्य में मतलब साथ रहने का निर्णय लेती है। यह तो हुई व्यक्ति की बात। अब हम देखेंगे राजकुमार के कामों में उसकी दिलचस्पी का क्या हाल है। तो पढ़ते हैं। जब राजकुमार मेहनत से फूल काढ़ने वाली स्त्री और बीमार बच्चे के लिए लाल पहुंचाने का आग्रह करती है तो गौरैया पहले तो अपने कार्यक्रम का और फिर बच्चों के प्रति अपनी चिढ़ का जिक्र करके इस काम में अपना अरुचि प्रकट करती है। मतलब उसका रुचि नहीं था, मगर राजकुमार के प्रति विकसित हुए लगाव के कारण वह तैयार हो जाती है। दूसरी बार जब राजकुमार तरुण कलाकार को नीलाम दे जाने का आग्रह करता है ना। कला जो जो जवान लड़का था, कलाकार था, उसको नीलम दे आने की आग्रह करता है तो गौरैया फिर मिस्र जाने की अपनी उमंग और उल्लास में डूब जाती है, पर काम करने के लिए तैयार हो जाती है। मगर राजकुमार की आंखें निकालकर सोचकर विकल उठती है ना। इस बार काम न करने का बहाना है। ये सारी चीजें हम तो पढ़ रखे हैं ना, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लो इसे। ठीक है, हमने अच्छे से पढ़ रखा है स्टोरी। अगर मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। हम आगे चलते हैं। ये सारी चीजें, सारी जो बातें हमने पढ़ रखी हैं, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। पूरा जो स्टोरी है उसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया, वैसे ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हो। चलो, उसके बाद आ गया पाठगत प्रश्न 13.1। इसमें कह रहे हैं सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर पूछे गए प्रश्न क्या है? पहला है, नगर के लोग राजकुमार की प्रतिमा की तारीफ करते थे, है ना। क्यों करते थे? जब वह जीवित था लोगों की सहायता करता था, ऐसा था क्या? उसकी प्रतिमा में बहुमूल्य वस्तुएं थी। ठीक है, मूर्ति बनाने पर राजकुमार का आत्मविस्तार हो गया था। प्रतिमा में विश्व भर के कलाकारों की प्रतिभा लगी थी, नहीं तो ये हमारा सही है, बहुमूल्य वस्तुएं लगी थी।
चलो आगे देखते हैं हम। मनुष्य को नहीं, एक मूर्ति को दूसरों के दुख दिखते हैं, इसमें क्या है? विडंबना है, चमत्कार है, क्या है? तो इसमें विडंबना है। ठीक है, तो अब चरित्र चित्रण की बात करते हैं हम। इसका आंसर हमारा विडंबना है, आप कर सकते हो। तो अब चरित्र चित्रण की बात करते हैं। आप यह तो समझ ही चुके हैं कि हम कहानी की जान उसकी कथा वस्तु होती है और कथानक उसका ढांचा। मतलब कहानी जान है, कथा वस्तु, और जो कथानक होता है उसकी क्या है? ढांचा है। क्योंकि जब तक वो ढांचा नहीं होगा, मतलब कथानक नहीं होगा, तब तक स्टोरी का कोई फायदा नहीं है। इस ढांचे को सजीवता प्रदान करते हैं और उसके पात्र या चरित्र, उन्हीं के द्वारा कथानक आगे बढ़ता है और हम उसे महसूस कर पाते हैं। कहानी की समय सीमा कम होती है, अतः पात्र भी सीमित होते हैं। इस कहानी में तो सिर्फ दो ही मुख्य पात्र हैं, एक राजकुमार की मूर्ति और दूसरी गौरैया। इसके अतिरिक्त प्रसंग है, कहानी है, उसके वश में कुछ और पात्र आ जाते हैं जिनकी भूमिका सिर्फ उस हिस्से को या कही जाने वाली बात को थोड़ा उजागर कर देती है, मतलब थोड़ा बढ़ाकर बता देती है कि हमें समझ आ जाए। यह गौड़ पात्र है। क्या है? गौड़ पात्र है। इन पर हम वातावरण शीर्षक के अंतर्गत चर्चा करेंगे। जब हम आगे वातावरण पढ़ेंगे उसमें समझ आएगा। अब सुखी राजकुमार फिर से आया। इसमें क्या लिखा है कि सुखी राजकुमार की प्रतिमा एक कहानी का केंद्र बिंदु है। कहानी का क्या केंद्र बिंदु है? आप यहाँ से देख सकते हो, जो कि हमने कहानी पढ़ रखा है। क्योंकि जब ये मूर्ति नहीं होती तो वो गौरैया यहाँ के बैठती नहीं। अब जब गौरैया ही नहीं आती तो फिर कुछ होता ही नहीं। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्या है? मूर्ति है। जब मूर्ति नहीं होती तो गौरैया नहीं आती, बात खत्म। ठीक है, तो ये केंद्र बिंदु है। बाकी इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, मैं वीडियो को आप पॉज कर लो यहाँ से। ठीक है, पॉज कर लो और मैं और ऊपर कर देता हूँ। ये भी पॉज कर लो, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ये सारी स्टोरी हमने वहाँ पर पढ़ रखी है, बस इसका एक्सप्लेनेशन है। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। बाकी इसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। हमने कहानी जब पढ़ ली तो समझ आ गया हमें। ठीक है, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और इसको पढ़ो। ठीक है, अब गौरैया के बारे में बता रहे हैं, तो गौरैया का राजकुमार के विषय में आप जान चुके हैं कि भीतर मानवीय संवेदना है। उसके बीच में तब तक होता है जब तक उसे दुख को जब परिचित होती तभी तो होता है। जब दुख समझ जाती है उसका, राजकुमार का, तभी वो संवेदना आती, मानवीय संवेदना है यहाँ पर। मगर गौरैया के भीतर दूसरों के प्रति ममता का सोता फूटने का कारण राजकुमार का साथ है, उसका व्यवहार है ना। अगर राजकुमार ना होता तो गौरैया के अंदर इतनी सारी बातें आती नहीं। ठीक है, तो क्या क्या करने के लिए आई थी वो, कैसे क्या है, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है ना। आप यहाँ से देख सकते हो वीडियो को पॉज कर। चलो, बाकी कोई वर्ड अगर नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा कमेंट में ही, या अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरी वीडियो भी बना दूंगा। चलो आगे चलते हैं हम। ठीक है, ये सारी बातें वही है, गौरैया के से रिलेटेड है, जो गौरैया के बारे में हमने पढ़ी है। तो हमने को पहले ही बताया गया था ना कि दो कहानियां हैं। तो पहले हमने राजकुमार की कहानी देखी, उसका पाठ देखे, फिर उसके बाद हम गौरैया की देख रहे हैं। गौरैया की देख लो आप यहाँ से, आपको इजीली समझ आ रहा होगा। चलो, उसके बाद पाठ्यक्रम प्रश्न भारत 13.2 आ गया। पहला है, सुखी राजकुमार का हृदय भट्टी में न गलने का क्या अभिप्राय है? तो आप समझ सकते हो क्या है? भ्रष्ट अधिकारियों के कारण जस्ती में मिलावट होना? नहीं, ऐसा नहीं है। दान करते हुए राजकुमार की संवेदनाओं का चूक होना, गौरैया का साथ पाने के लिए कूड़ेदान में फेंके जाने का यत्न, संवेदनाओं को स्वार्थ सिद्धि का साधन न बनने देना। अब आप एक बार देखो कि क्या है, फिर मुझे बताओ। ठीक है, सोचो, मुझे बताओ। ठीक है, आपने समझ लिया होगा। अगर नहीं समझा, वीडियो को 2 मिनट पॉज करके फिर देखो। चलो, आपका ऑप्शन घ निकलेगा, संवेदनाओं को स्वार्थ सिद्धि का साधन न बनने देना, इसलिए ऐसा हुआ था। उसके बाद है हमारा, गौरैया सुखी राजकुमार के सानिध्य साथ में क्या सीखती है? इस, है ना, तो गौरैया राजकुमार के साथ क्या सीखती है? तरस खाना, दया खाना। बताओ आप क्या सीखती है? निस्वार्थ प्रेम, आत्म विश्लेषण। तो वो क्या सीखती है? निस्वार्थ प्रेम सीखती है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। मिस्र देश का बार बार जिक्र करने पर गौरैया के चित्र का किस बात का पता लगता है?
बात को टालने की प्रवृत्ति, साथियों के प्रति अटूट लगाव का, पर्यटन के प्रति उन्माद का, अनोखेपन और ईश्वर के प्रति लगाव का। तो आपने देखा ना, अनोखेपन और ईश्वर, ईश्वर वर्ड कई बार आया था ना, तो ये ईश्वर का। अब उसके बाद संवाद की बात करते हैं। क्या संवाद है इस कहानी का, इस स्टोरी का। आपने देखा कि किस तरह कहानी के पात्र अब उसके कथानक को विस्तार देते हैं, मतलब उसको आगे बढ़ाते हैं और कथा वस्तु को हमारे सामने उद्घाटित करते हैं। मतलब कथा वस्तु जो उसमें कहानी है वो किस तरह हमारे सामने लाकर रख देते हैं। पात्र जो कैरेक्टर्स है इसमें उसको प्रस्तुत करने के लिए प्राय दो तरीके होते हैं। या तो लेखक स्वयं पात्र के विषय में जानकारी देता है, या फिर उसके संवादों के माध्यम से उसका चारित्रिक विशेषता का उद्घाटन करता है, मतलब उसके चारित्रिक विशेषता को बताता है। कहानी कला के विकास के साथ साथ लेखक द्वारा अपने पात्रों और कथा वस्तु के बारे में स्वयं ब्यौरा या ब्यौरे देना बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। इसलिए कहानीकार संवादों और स्थितियों के द्वारा अपने पात्रों और कथा वस्तु को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि वो अपनी बात ऐसे ना करके, है ना, मतलब खुद अपना कैरेक्टर में ना के दूसरों कैरेक्टर में जाके या उसको संवाद के माध्यम से बताने की कोशिश करता है, जो कि ज़्यादा अच्छा तरीका है। उसके बाद वही बात आ गई संवाद में कैसे कैसे यूज़ किया गया है। तो क्या संवाद है, हम सीधे सीधे देख, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर संवाद क्या है। ध्यान देते हैं। मैं समझ रही थी कि यह शहर मेरा स्वागत करेगा, ये संवाद है। कौन कर रहे थे, गौरैया को पता है। अच्छा, क्वेश्चन में बुक में जो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मैं समझ रही थी कि शहर में मेरा स्वागत करेगा, किसने कहा था, इस तरह से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। इस प्रतिमा से क्या फायदा अगर यह वर्षा भी नहीं रोक सकती, है ना। मुझे बच्चों में जरा भी स्नेह नहीं। तो ये सारी चीजें क्या संवाद है। गौरैया की तरह ही राजकुमार के हृदय भी विशालता और उसकी सोच समझ के विषय में भी उसके संवादों से ही पता चलता है, पता लगता है। कहानी के अंत में मेयर और उसके साथी जो सभासद थे, उनके संवादों में उनकी क्षुद्र मानसिकता, छोटी मानसिकता, छोटी सोच और स्वार्थपरता, मतलब स्वार्थी, अपनापन, लालचपन तथा राजकुमार एवं गौरैया के त्याग बलिदान का उच्चादर्श की वास्तविक कीमत का अंदाजा ईश्वर के संवाद से होता है ना। कितनी अच्छी बात बताई गई थी यहाँ पर। कहानी में आम लोगों के दुखों के भी जो अभिजात वर्ग हैं, जो छोटे लोग है ना, जिनकी जिनके पास सारी फैसिलिटीज नहीं होती, है ना, इन सब बातों को भी बड़े अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। बाकी जो हमने पढ़ रखा वही है यहाँ पर। चलो आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर संचार के भी पाठ दे रखे हैं, देखो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। थोड़ा मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ आपके लिए। वह गौरैया से किस तरह पेश आता है और किस तरह लोगों के जीवन में सुख का संचार करने वाले काम कराता है, इस पर गौर कीजिए। तो ये सारे के सारे यहाँ पर गौर करने वाले हैं। इस प्रकार सुखी राजकुमार कहानी के संवाद छोटे छोटे, चुस्त दुरुस्त, सहज सरल, रोचक और भावानुकूल। अब यहाँ पर चुस्त दुरुस्त समझते होगे, सहज मतलब सीधा सीधा, है ना, सरल मतलब आसानी से, रोचक जो रोमांचक होते हैं, एक्साइटेड होते हैं वो, भावानुकूल मतलब जो इमोशन से जुड़े होते हैं, है ना। कहानी के संवाद हैं ये छोटे छोटे, वे कथानक को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कैसे, पात्रों के चरित्र की विशेषताओं को उजागर करते हैं, है ना, जो पात्र है, कैरेक्टर है, उसके क्या विशेषता है उसको बताते हैं। कथा वस्तु के मुख्य बिंदु का उद्घाटन करते हैं। कथा वस्तु क्या करते हैं, मुख्य बिंदु जो है उनको बताते हैं। इसके साथ साथ वातावरण की सृष्टि भी करते हैं कि वातावरण कैसा है, और उस पर टिप्पणी भी करते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं अब। क्रियाकलाप 13.2। तो देख लेते हैं क्या क्रियाकलाप है इसमें। इस कहानी को पढ़ते हुए अपने आपने राजकुमार के संवादों पर ध्यान दिया होगा। राजकुमार के प्रायः सभी संवाद गौरैया से हैं। वह गौरैया से परोपकार की काम कराना चाहता है। इसके लिए वह उसे आदेश तो दे नहीं सकता, लेकिन उससे आगे गिड़गिड़ा भी नहीं, है ना, गिड़गिड़ा भी नहीं सकता। एक ही तरीका है, उसे आग्रह करे, मतलब रिक्वेस्ट करे, और इसी रिक्वेस्ट की आत्मीयता पूर्वक हो, मतलब आत्मीयता हो, ऐसा नहीं कि कुछ अलग ही तरह का करे, आत्मीय होना चाहिए ताकि ठुकराया ना जा सके, है ना। गौरैया या जो भी है वो समझ सके इस बात को।
आप देखते हैं कि राजकुमार गौरैया से आत्मीय संबोधन करता है, प्यारी गौरैया, नन्ही गौरैया, गौरैया गौरैया आदि, है ना, इस तरह से वो रिक्वेस्ट करता है ना। तो वाक्य विन्यास है, जैसे यहाँ पर पढ़ते हैं हम क्या है वाक्य विन्यास में आग्रह का स्वर है, देखते हैं। सिर्फ आज रात तुम मेरे काम कर दो, बच्चा प्यासा है उदास भी है। सिर्फ वर्ड यहाँ पर यूज किया और कर दो किया गया। दूसरा है, क्या तुम आज रात को और नहीं ठहर सकती, तो और नहीं ठहर सकती, लेकिन केवल आज रात के लिए भी तुम ना रुकोगी। तो ऊपरी तीनों वाक्य को अगर हम ध्यान से देखें तो पहली वाक्य है सिर्फ आज कर दो, कहकर अनुनय किया गया है ना, रिक्वेस्ट किया गया है। दूसरी बार चूंकि साधारण अनुनय किया गया है, साधारण माना रुक जाओ, ये नॉर्मली जो हम कहते हैं ना वो है ये, इसलिए और नहीं ठहर सकती की याचना है। याचना का मतलब रिक्वेस्ट समझते हैं हम। पहले वाक्य में अपनी बात कही गई है, दूसरे में निर्णय दूसरों पर छोड़ते हुए अपने पक्ष में निर्णय के लिए आग्रह किया गया है। बहुत जरूरी बात है ये। पहले वाक्य में अपनी वाक्य कह दी गई है, दूसरे में निर्णय दूसरों पर छोड़ते हुए अपने पक्ष में वो निर्णय ले, मतलब इस तरह से कह रहे हैं ना कि मेरे पक्ष में ले लो तुम, है ना, इस तरह से आग्रह है। तीसरे में खुद को बिल्कुल महत्व न देते हुए गौरैया के निर्णय को सर्वोच्च रखा गया है और उसकी संवेदनशीलता जो है उसको जताते हुए आग्रह किया गया है। अब यहाँ पर आइए कुछ विशिष्ट विभिन्न स्थितियों में प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों के निर्माण का अभ्यास करते हैं। क्या निर्माण है देखते हैं। पहला, आप अगर आपको भूकंप अथवा बाढ़ जैसी विपदाओं या आपदाओं में लोगों की मदद करने के लिए सहयोग मांगना हो तो आप किस तरह से अपनी बात कहेंगे। दूसरा है, आपकी साइकिल या स्कूटर दूसरे से टकरा गई है, तो तैश में है ना, टकरा गई तो चारों चारों तरफ बिखरा हुआ है, तो आप किस तरह से शांत करेंगे। तो ये दो है, दोनों के तीन तीन पार्ट्स हैं यहाँ पर दिए हुए लिखने के लिए। तो आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इसको आप अपनी भाषा में, ठीक है। बाकी अगर मुझे लिखना तो मैं लिखवा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने इसका उत्तर लिख दिया है, पहला दूसरा तीसरा, और ख का भी पहला दूसरा तीसरा। तो हम वातावरण देखते हैं कि वातावरण क्या है इस कहानी का। जैसा कि हम जान चुके हैं कि सुखी राजकुमार कहानी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें कहानीकार स्वयं कुछ नहीं कहता, बल्कि अपने पात्रों, उनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनके क्रियाकलाप, जो उनकी एक्टिविटी है, उनके व्यवहार के तरीके से अपनी बात हम तक पहुंचाता है। मुख्य कथा वस्तु और चरित्रों के विषय में तो बहुत से कहानीकार ऐसा करते हैं, पर वे भी देश काल और वातावरण का वर्णन प्राय अपनी जबान, है ना, से करने लगते हैं, मतलब अपनी बातें बताने लगते हैं विदाउट किसी कैरेक्टर के, है ना। किन बल्कि कहानी में कहानीकार की खूबी यह है कि वातावरण को भी अपने पात्रों और अपने जीवानुभव द्वारा ही, मतलब जो एक्सपीरियंस है उसके द्वारा बताया गया है। देश और काल यानी स्थान और कहानी की घटना समय का उल्लेख ना करके वह कहानी के सार्वदेशिक और सार्वकालिक बना देता है, मतलब हर जगह का, हर समय का बना देता है। कहानी कहाँ की है इसका उत्तर कहानी में मिलेगा। एक नगर की, किस नगर की, कोई उल्लेख नहीं है। कहानी कब की है, कोई उल्लेख नहीं है। अब कहानी को पूरा पढ़ जाइए, लगेगा कि यह तो हमारे यहाँ की सी है, हमारे यहाँ, अब मेरे समय की है, हमारे समय की है। यानी कहानी में जो स्थितियां हैं वो चरित्र है, जो पोजीशन है वो एक कैरेक्टर के थ्रू बताया गया है। जो मानव स्वभाव, मानव का जो स्वभाव है, व्यवहार है, मतलब उसका जो बिहेवियर है, जो भी उसका सिस्टम है, जो भी मुद्दे हैं, जो प्रश्न है वह हमारे परिवेश के हैं, मतलब हमारे जो परिवेश है, मतलब जो हमारा सिस्टम है घर का, हम किस तरह से रह रहे हैं। यद्यपि यह कहानी इंग्लैंड में लगभग 125 साल पहले लिखी गई थी, इसका एक और कारण यह भी कि कहानी का विषय मानव सभ्यता, जो मानव का सभ्यता है, रहने का जो सिस्टम है, उसके विकास क्रम की किस तरह से विकास क्रम है, उसका दुर्भाग्यपूर्ण सोपान है कि वहां पर जो उसका विकास क्रम हो रहा था वो कितना बुरा है था, जिसमें मनुष्य आर्थिक आधार पर वर्गों में बढ़ चुके थे, मतलब अमीर गरीब टाइप के। कुछ लोगों के
अय्याशीपूर्ण जीवन जीने की ललक ने बड़े मानव समूह को कंगाली, बदहाली और भुखमरी तक पहुंचा दिया था। अय्याशीपूर्ण मतलब पैसे है तो उड़ा रहे हैं, है ना, इस तरह से जो जीवन जीते हैं उसको हम अय्याशीपूर्ण जीवन कहते हैं, आपको पता होगा। जिससे क्या होता है, कंगाल हो गए थे, परेशान बदहाल हो गए थे, भुखमरी तक पहुंच गए थे। इसी वर्ग ने सुंदरता और सुख की धन वैभव आधारित परिभाषाएं गढ़ ली हैं। इसी वर्ग की सुंदरता और दुख की धन वैभव आधारित परिभाषाएं गढ़ ली है। कहानीकार पूरी कहानी में स्थितियों के वैषम्य का मतलब होता है कंट्रास्ट, की मतलब कहानी की इस तरह से चल रही है के जरिए इस प्रश्न को हमारे सामने उभारता चलता है और हमारी जो संवेदनाएं, हमारी जो फीलिंग्स हैं उसको झकझोर कर हमारे भीतर वैचारिक प्रेरणा पैदा कर देता है। वैचारिक प्रेरणा का मतलब विचार करने के लिए प्रेरणा देता है हमें। कुछ उदाहरण ले लीजिए, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए हैं 5, यहाँ पर हमारे सामने दिख रहा है। राजकुमार की जीवन काल की जीवन दृष्टि और मूर्ति रूप में स्थापित होने के बाद का जीवन दृष्टि, मतलब राजकुमार की पहली जीवन क्या थी और मूर्ति जब बनी थी तब की जीवन की क्या थी। गौरैया का आरंभिक व्यवहार कैसा था, विशेषतः तब जब राजकुमार दुखी और परेशान लोगों के विषय में बताता है। और गौरैया मिस्र देश की सुखद या वैचित्र पूर्ण कल्पनाओं का बयान करती है, उसके बारे में बताती है। जो एक वो और एक, दोनों में कंपैरिजन है। गौरैया के भलाई के कामों के लिए जब नगर पर उड़ान भरती है तो गिरजे और देवदूतों की मूर्तियों का जिक्र है। यानी नगर का धनी वर्ग धर्म के कर्मकांडों, जो धर्म का कर्म कांड हो रहा है वहां पर, और शास्त्र है जो उस पर आस्था रखता है। और उसके व्यवहारिक पक्ष, जो उसका रिलेशन, किस तरह का रिलेशन है, उसका क्या पक्ष है, जैसे सत्य हो गया, परोपकार हो गया, समानता हो गया आदि पर नहीं सोचता। चौथा है महल का जो छज्जा था, बालकनी हम कहते हैं, किशोरी प्रेम की अद्भुत शक्ति का जिक्र करती हैं। पर उसके लिए प्रेम का अर्थ सिर्फ स्त्री पुरुष संबंध या बाहरी सौंदर्य तक सीमित नहीं है कि एक मेल फीमेल, है ना, साथ रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो नहीं है। तभी तो वह फूल काटने वाली स्त्री से खफा है। अभिजात वर्ग अभिजात वर्ग पर यहाँ स्वतः ही टिप्पणी हो जाती है। चलो आगे पढ़ते हैं इसके। राजकुमार द्वारा नगर का हाल जानने के लिए गौरैया को भेजने पर गौरैया का यथार्थ अवलोकन, जैसे क्या है, अमीर अपने महलों में रंगरलियां मना रहे थे, गरीब हाथ फैलाए भीख मांग रहे थे। वह अंधेरी गलियों पर से उड़ी और उसने देखा कि भूखे बच्चे जर्द चेहरे लटकाए हुए सोनी निगाहों से देख रहे हैं। एक पुलिया के नीचे 2 बच्चे सिकुड़े हुए बैठे हैं। भागो यहाँ से, चौकीदार बोला, और वे बारिश से भीगते हुए चले गए। ये हमने स्टोरी में पढ़ रखा है पहले ही, वही यहाँ पर बता रहे हैं। कहानी में गौण पात्रों का सृजन परिवेश की चित्रित करने के लिए किया गया है। जो गौण पात्र हैं उनका किस तरह का परिवेश है, रहन सहन किस तरह से उनका किया जाता है, उसको चित्रित करने का, है ना, एक तरीका बताया गया है या उसको चित्रित किया गया है। आइए जरा इन बातों पर ध्यान दें। जैसे पहला क्या है, राजकुमार की अंगरक्षिका। अंगरक्षिका का मतलब हमें पता है क्या होता था, हमने अभी पहले देखा था। जो मेहनत कश लोगों के विषय में अभिजात वर्ग के रवैये के अभिव्यक्त करती है, मगर ये लोग कितनी देर लगाते हैं, है ना। दूसरा है बीमार बच्चा, जो गौरैया द्वारा अपने पंखों से हवा करने पर महसूस करता है। यह पात्र सिर्फ गौरैया के भीतर आ रहे परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए है कि गौरैया भी तो अब इतना अच्छा काम करने लगी थी उस मूर्ति की वजह से। तरुण कलाकार, जो नौजवान कलाकार था, उसके बारे में है। जो रंगमंच के लिए नाटक लिख रहा है वह निर्धन है, उसकी आंखों में भविष्य के सपने हैं, है ना, और महत्वाकांक्षा। जो प्रश्न है वह हमारे परिवेश के हैं, मतलब हमारे जो परिवेश है, मतलब जो हमारा सिस्टम है घर का, हम किस तरह से रह रहे हैं। यद्यपि ये कहानी इंग्लैंड में लगभग 125 साल पहले लिखी गई थी, इसका एक और कारण यह भी कि कहानी का विषय मानव सभ्यता, जो मानव का सभ्यता है, रहने का जो सिस्टम है, उसके विकास क्रम की किस तरह से विकास क्रम है, उसका दुर्भाग्यपूर्ण सोपान है कि वहां पर जो उसका विकास क्रम हो रहा था वो कितना बुरा है था, जिसमें मनुष्य आर्थिक आधार पर वर्गों में बढ़ चुके थे, मतलब अमीर गरीब टाइप के। कुछ लोगों के अय्याशीपूर्ण जीवन जीने की ललक ने बड़े मानव समूह को कंगाली, बदहाली और भुखमरी तक पहुंचा दिया था। अय्याशीपूर्ण मतलब पैसे है तो उड़ा रहे हैं, है ना, इस तरह से जो जीवन जीते हैं उसको हम अय्याशीपूर्ण जीवन कहते हैं, आपको पता होगा।
जिससे क्या होता है, कंगाल हो गए थे, परेशान बदहाल हो गए थे, भुखमरी तक पहुंच गए थे। इसी वर्ग ने सुंदरता और सुख की धन वैभव आधारित परिभाषाएं गढ़ ली हैं। इसी वर्ग की सुंदरता और दुख की धन वैभव आधारित परिभाषाएं गढ़ ली है। कहानीकार पूरी कहानी में स्थितियों के वैषम्य का मतलब होता है कंट्रास्ट, की मतलब कहानी की इस तरह से चल रही है के जरिए इस प्रश्न को हमारे सामने उभारता चलता है, और हमारी जो संवेदनाएं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, उसको झकझोर कर हमारे भीतर वैचारिक प्रेरणा पैदा कर देता है। वैचारिक प्रेरणा का मतलब विचार करने के लिए प्रेरणा देता है हमें। कुछ उदाहरण ले लीजिए, जैसे जहाँ पर उदाहरण दिए हैं 5 यहाँ पर हमारे सामने दिख रहा है। राजकुमार की जीवन काल की जीवन दृष्टि और मूर्ति रूप में स्थापित होने के बाद का जीवन दृष्टि, मतलब राजकुमार की पहली जीवन क्या थी और मूर्ति जब बनी थी तब की जीवन की क्या थी। गौरैया का आरंभिक व्यवहार कैसा था, विशेषतः तब जब राजकुमार दुखी और परेशान लोगों के विषय में बताता है। और गौरैया मिस्र देश की सुखद या वैचित्र पूर्ण कल्पनाओं का बयान करती है, उसके बारे में बताती है। जो एक वो और एक ही दोनों में कंपैरिजन है। गौरैया के भलाई के कामों के लिए जब नगर पर उड़ान भरती है तो गिरजे और देवदूतों की मूर्तियों का जिक्र है। यानी नगर का धनी वर्ग धर्म के कर्मकांडों, जो धर्म का कर्म कांड हो रहा है वहां पर, और शास्त्र है जो उस पर आस्था रखता है। और उसके व्यवहारिक पक्ष, जो उसका रिलेशन, किस तरह का रिलेशन है, उसका क्या पक्ष है, जैसे सत्य हो गया, परोपकार हो गया, समानता हो गया आदि पर नहीं सोचता। चौथा है महल का जो छज्जा था, बालकनी हम कहते हैं, किशोरी प्रेम की अद्भुत शक्ति का जिक्र करती हैं। पर उसके लिए प्रेम का अर्थ सिर्फ स्त्री पुरुष संबंध या बाहरी सौंदर्य तक सीमित नहीं है कि एक मेल फीमेल है ना साथ रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो नहीं है। तभी तो वह फूल काटने वाली स्त्री से खफा है। अभिजात वर्ग अभिजात वर्ग पर यहाँ स्वतः ही टिप्पणी हो जाती है। चलो आगे पढ़ते हैं इसके। राजकुमार द्वारा नगर का हाल जानने के लिए गौरैया को भेजने पर गौरैया का यथार्थ अवलोकन, जैसे क्या है, अमीर अपने महलों में रंगरलियां मना रहे थे, गरीब हाथ फैलाए भीख मांग रहे थे। वह अंधेरी गलियों पर से उड़ी और उसने देखा कि भूखे बच्चे जर्द चेहरे लटकाए हुए सोनी निगाहों से देख रहे हैं। एक पुलिया के नीचे दो बच्चे सिकुड़े हुए बैठे हैं। भागो यहाँ से, चौकीदार बोला, और वे बारिश से भीगते हुए चले गए। ये हमने स्टोरी में पढ़ रखा है पहले ही, वही यहाँ पर बता रहे हैं। कहानी में गौण पात्रों का सृजन परिवेश की चित्रित करने के लिए किया गया है। जो गौण पात्र हैं उनका किस तरह का परिवेश है, रहन सहन किस तरह से उनका किया जाता है, उसको चित्रित करने का, है ना, एक तरीका बताया गया है या उसको चित्रित किया गया है। आइए जरा इन बातों पर ध्यान दें। जैसे पहला क्या है, राजकुमार की अंगरक्षिका। अंगरक्षिका का मतलब हमें पता है क्या होता था, हमने अभी पहले देखा था। जो मेहनत कश लोगों के विषय में अभिजात वर्ग के रवैये के अभिव्यक्त करती है, मगर ये लोग कितनी देर लगाते हैं, है ना। दूसरा है बीमार बच्चा, जो गौरैया द्वारा अपने पंखों से हवा करने पर महसूस करता है। यह पात्र सिर्फ गौरैया के भीतर आ रहे परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए है कि गौरैया भी तो अब इतना अच्छा काम करने लगी थी उस मूर्ति की वजह से। तरुण कलाकार, जो नौजवान कलाकार था उसके बारे में है। जो रंगमंच के लिए नाटक लिख रहा है वह निर्धन है, उसकी आंखों में भविष्य के सपने हैं, है ना, और महत्वाकांक्षा। कलाकार की महत्वाकांक्षा और उसकी आत्ममुग्धता की अभिव्यक्ति करके कथन द्वारा होती है ना, उसकी कथन द्वारा होती है। क्या होती है, ओह मालूम होता है मेरा मोल लोग आंक रहे हैं, मतलब उनकी क्या वैल्यू है बाजार में, वो लोग आंक रहे हैं, उसकी उसको काउंट कर रहे हैं कि उसकी क्या वैल्यू है। यह शायद किसी बड़े भारी प्रशंसक ने भेजा है, अब मैं अपना नाटक समाप्त कर सकूंगा, ये उसने बोला था। तो यहाँ पर एक वर्ड आया महत्वाकांक्षा। हाँ, सभी की एक एम्बिशन होती है ना, महत्वाकांक्षा होती है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, वही बात है यहाँ पर। ठीक है, अभिव्यक्ति हम किस तरह से अपनी बात को बता रहे हैं वो होता है। आत्ममुक्ता, जो हमारी आत्मा जो कह रही है, हम कितना अच्छा हमें फील होता है ना आत्मा से, वो होता है ये। ठीक है, बाकी सारे वर्ड्स आप समझ सकते हो, नहीं आता तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो या मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसमें बता दूंगा। चौथा है रोती हुई लड़की। लड़की का क्या था, सौदा गिर गया था, है ना, क्योंकि अगर वो घर जाती, सौदा लेकर नहीं जाती, सामान लेकर नहीं जाती दुकान पे, तो पापा मारते। सरल हृदय निर्धन बालिका
नीलम को सिर्फ रंगीन कांच का टुकड़ा समझती है ना। उसका यह समझना गरीब लोगों की सरलता और गरीब की भीषणता, मतलब कितनी गरीब है कि वो चीजों को भी नहीं बता पाती कि उसकी क्या कीमत है, उजागर करती है ये सारी बातें। उपयुक्त चारों पात्रों की योजना एक और उद्देश्य मालूम होता है, वह यह कि चारों ही पात्र यह नहीं जानते कि कौन उसके लिए उपसर, मतलब कौन बलिदान कर रहा है उसके लिए, उसी किसी को पता ही नहीं है। पांचवा देखते हैं वे बच्चे जिनके चेहरे पीले पड़ गए थे, गरीब थे ना, जब गौरैया वहां से जा रही थी देखा था उसी गांव में, जो वर्षा से बचने के लिए पुलिया के नीचे बैठे हुए थे, चौकीदार वहां से भगा दिया जाता है। इन पात्रों को की योजना व्यापक जनता के दुख दर्दों की भवा भयावहता, है ना, कितनी डरावनी, को स्पष्ट करने और अभिजात वर्ग के लिए काम करने वाले मामूली आदमियों को भी असंवेदनशील बन जाने को उजागर करती है। इसके अतिरिक्त इनके जरिए राजकुमार की उदारता की चरम सीमा स्वर्ण पत्रों के रूप में अपनी खाल को भी उधड़वा देना, है ना, देखा था ना हमने, उसकी खाल उधड़वा दी थी। और गौरैया के अंदर समानुभूति का विकास, क्योंकि इनके समय में राजकुमार ने नहीं बल्कि खुद गौरैया ने महसूस किया, यह भी सूचित करता है। उसके बाद हमारा छठा, मेयर। मेयर जिसके ऊपर नगर की व्यवस्था और जिम्मेदारी होती है, उसको हम मेयर कहते हैं, जिसे नगर की जनता के दुख दर्द और उसकी गरीबी नहीं दिखती, पर मूर्ति का बंधापन दिख जाता है ना। लोग गरीब है, परेशान है, वो नहीं दिखता, लेकिन मूर्ति गंदी है तो वो दिख जाता है इनको। हमने स्टोरी में पढ़ी थी, क्योंकि दरअसल यह स्वार्थ में अंधा और आत्म केंद्रित है, खुद को सारा चीज करना चाह रहा है, वो स्वार्थ में अंधा है। उसकी नजर राजकुमार की जगह अपनी मूर्ति लगवाने पर है ना, यही तो हमने देखा था। उसके सभासद की चाटुकार और स्वार्थी, उसके सभासद जो हैं, उसके जो मेंबर हैं वो भी चाटुकार हैं और स्वार्थी हैं। वे चाटुकार मतलब चमचे हैं। वे सभी बातों पर मेयर की हाँ में हाँ मिलाते हैं, जनता के मुद्दों पर बहस नहीं करते हैं, पर अपनी मूर्ति लगवाने के लिए मेयर के विरुद्ध भी आ जाते हैं, लड़ने लगते हैं ना आपस में, और आपस में भी वही बात आ गई। ये पात्र आज की असंवेदनशील, आत्मकेंद्रित और स्वार्थ तत्पर शासन व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं। आज हमारे इंडिया में देखो कैसे कैसे हालात हो गए हैं या हो रहे हैं, इन सब बातों को, है ना, इन सब बातों से हम समझ सकते हैं। कला विज्ञ जो रूप सौंदर्य को ही महत्वपूर्ण समझता है, उसे उसको उपयोगी भी है ना। यह पात्र कलाकारों के उस वर्ग की ओर संकेत करता है जो कला के वास्तविक मर्म को नहीं समझते, कि वास्तविकता क्या है कला की। जैसे कोई पेंटिंग है तो पेंटर बनाता है, आर्टिस्ट बनाता है, तो वो किस फीलिंग से बना, सब लोग नहीं समझ पाते ना, क्या वास्तविकता ये नहीं समझ पाते, बहुत सारे ऐसे लोग। जो एक आर्टिस्ट है वही समझ पाता है बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, आठवां लास्ट है इसका, ईश्वर और उसके देवदूत। ईश्वर और उसका देवदूत जो कहानी के वास्तविक उद्देश्य को हमारे समक्ष रखते हैं, हमारे बीच रखते हैं। उद्देश्य है मनुष्य के दुख दर्दों के प्रति समानुभूति की भावना और उसके लिए कर्मशील होने की जरूरत। उसके लिए समानुभूति, समानुभूति हमने पढ़ा था ना, जैसे आप किसी और का दुख दे रहे हो तो उसे अपना दुख समझ के उसको सही कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं समानुभूति। उसकी भावना और जो कर्मशील है ना, इसकी जरूरत को बताता है, यही तो उसका उद्देश्य है। लेखक कहना चाहता है कि वास्तविक सौंदर्य मनुष्य की भावना और कर्मशीलता में निहित है। निहित है मतलब उसमें समाहित है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, पाठ्यगत प्रश्न 13.3, सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न लिखने के लिए कह रहे हैं ये। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुहावरा कौन सा है? बूंद बूंद से टपकना, विहार करना, हाँ में हाँ मिलाना, मार से बच जाना। अब यहाँ पर हाँ में हाँ मिलाना था, आप समझ सकते हो। बाकी इसका आंसर लास्ट में वहां से भी मैच कर सकते हो आप। मैं इस जगह पर ठहरूंगी अर्थ को ठीक तरह से व्यक्त करने वाला उपयुक्त वाक्य है। मैं यहाँ ठहरूंगी, मैं यहाँ ही ठहरूंगी, मैं यहीं ठहरूंगी, मैं यहीं ही ठहरूंगी। ठीक है, तो लास्ट वाला यहाँ पर क्या है, मैं यहीं ठहरूंगी। मानवीय गुणों को मानवेतर प्राणियों द्वारा व्यक्त करने में है, किसमें है? हमने एक वर्ड पढ़ा था यहाँ पर, विडंबना में। ठीक है, तो विडंबना इसका सही वर्ड है, ये सारे गलत हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भाषा शैली की। तो जैसा कि आप जान चुके हैं, कहानी आयरिश लेखक है ना, आयरलैंड आयरिश लेखक ऑस्कर वाइल्ड द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। आप यह भी जान चुके हैं कि कहानी में घटना स्थल और घटना समय का उल्लेख न होने पर कहानी किसी भी जगह और किसी भी
है ना, वक्त की कहानी बन गई है, क्योंकि टाइम समय लिखा ही नहीं है। इसलिए कहानी का अनुवाद करते हुए हिंदी के ख्याति प्राप्त कवि, कथाकार, नाटककार, आलोचक, संपादक धर्मवीर भारती, अब यहाँ से क्वेश्चन आपको एक और मिल गया, धर्मवीर भारती ने इसे ट्रांसलेट किया है, ने ऐसी भाषा शैली का उपयोग किया है कि हमें ये कहानी अपने ही देश की और अपने ही समय की लगती है। उन्होंने अंग्रेजी के शब्द प्रयोग, मुहावरे और विशिष्ट अभिव्यक्ति जो स्पेशल एक्सप्रेशन होते हैं उसको हिंदी भाषा और संस्कृत के अनुकूल ढाल दिया है, मतलब वैसा बना दिया है। आइए कुछ पर ध्यान देते हैं। पहला शब्द लोग क्या है, स्वर्ण पत्र, स्तंभासीन, टप से, डबडबाना, ढुलकना, फड़फड़ाना, छत विछत, नृत्यवासन, ये सारे जो वर्ड्स हैं सारे के सारे क्या है, शब्द प्रयोग किए उन्होंने, है ना, इंग्लिश से हिंदी और संस्कृत में ट्रांसलेट किए उन्होंने। उसके बाद मुहावरे की बात करते हैं तो हृदय फटा जाना, मोल आंकना, रंगरलियां मनाना, चेहरे लटकना, है ना, ये सारे वर्ड्स जो हैं क्या है, वो मुहावरे जो वहां से लिए गए हैं, इंग्लिश से ट्रांसलेट किए गए हैं हिंदी में। विशिष्ट अभिव्यक्तियां क्या है, देखते हैं क्या एक्सप्रेशंस हैं। पंखों में मुंह छिपाकर सोना, बूंद टप से गिरे, ये सारे के सारे आप यहाँ पे वीडियो 2 सेकंड के लिए पॉज करके फटाफट पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं हम। वाक्य विन्यास भी देख सकते हैं कि हमने वाक्य विन्यास को कैसे किया। मैं यहाँ ठहरूं, है ना, मैं कहाँ ठहरूंगी, तुमने तो मुझे बिल्कुल भिगो दिया, है ना, इस तरह के सारे हमारे वाक्य विन्यास थे। अब आगे पढ़ते हैं। इन वाक्यों में रेखांकित हिस्सों पर विशेष ध्यान दीजिए। आप इस पाठ में संवाद और क्रियाकलाप के अंतर्गत भी वाक्य विन्यास पर ध्यान दे रहे हैं। अब इसके बाद हम पूरी एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें। इस कहानी को पढ़ते हुए समय कई जगह आपको ऐसा लगा हो कि कहानी की स्थितियां आपके सामने मानो सचमुच उपस्थित हो रही हैं, है ना, आपके सामने हो रहा है, ऐसा ऐसा फील होगा। अर्थात इस कहानी में चित्रात्मकता है ना, चित्र के हिसाब से आपको समझा रखा है, इसकी विशेषता है। लेखक ने यह चित्रात्मकता दो तरह से उपस्थित की है। पहला क्या है, यहाँ वह स्थिति अथवा विशेष व्यक्ति की दशा बताने के लिए ब्यौरा देता है या ब्यौरे देते हैं। याद कीजिए कहानी की आरंभिक पंक्तियां, याद करो कि स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, उस स्त्री का वर्णन जिसकी उंगलियां सुई के घाव से छत विछत रहे हैं, टूटे फूटे मकान में बुखार तड़पता बच्चा, शब्द चित्र, तरुण कलाकार जो था, वर्णन सारे उदाहरण है उसके, ब्यौरों के माध्यम से बनाए गए अन्य शब्द चित्रों को आप भी ढूंढ सकते हैं। ये पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं हम। खास तरह के शब्दों के चुनाव से भी इस कहानी में चित्रात्मकता लाई गई है। टप से डबडबाना, ढुलकना, फड़फड़ाना आदि शब्द ध्वनियों के माध्यम से चित्र उपस्थित करते हैं, है ना, इस ध्वनि के माध्यम से युक्त करते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जिनका हम भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए अक्सर उपयोग करते हैं, है ना, आप भी करते होगे, मैं भी करता हूँ, हम सब करते हैं। लेखक ने जानी बूझी, है ना, जानी बूझी स्थितियों को पाठक के सामने प्रकट करने के लिए जानी बूझी शब्दावली का प्रयोग किया है ताकि वो आसानी से समझ सकें। आपने यह भी महसूस किया होगा कि इस कहानी में राजा की मितव्ययिता मिलती है, अर्थात एक भी शब्द अनावश्यक नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट है। शायद इसलिए कहानी में लेखक अपनी ओर से बहुत कम टिप्पणी करता है। यह कहानी संवादों से या बातचीत की शैली से ही आगे बढ़ती है ना, जैसे जैसे बढ़ रहे थे उस तरह से कहानी बढ़ती है। इसके विषय में आप पहले ही विस्तार से पढ़ चुके हैं। कम शब्दों में अधिक व्यक्त करने के कारण इस कहानी में सांकेतिकता, संकेत, है ना, संकेत देते हैं ना, पॉइंट बताते हैं, वो उसका गुण भी आ गया है। इसी से कहानी की भाषा चुस्त और दुरुस्त हो गई है, चुस्त दुरुस्त हो गई है। आपने पाठ में जो वाक्य पढ़े हैं उनमें कुछ वाक्यों में एक ही क्रिया है और कुछ वाक्यों में एकाएक क्रिया, मतलब एकाधिक क्रिया हैं, एक से ज्यादा अधिक क्रियाएं हैं। इस आधार पर वाक्यों के दो भेद होते हैं, सरल वाक्य और जटिल वाक्य। सरल मतलब इजी लैंग्वेज और जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स। सरल वाक्य के एक उद्देश्य और एक ही विधेय है, क्या है, आगे पढ़ेंगे हम। तथा ऐसे वाक्य में या वाक्य से समापिका क्रिया होती है, जैसे मोहन आता है, राम का बेटा मोहन जाता है, मोहन जाता है, राम का बेटा मोहन जाता है, राम का बेटा मोहन स्कूल जाता है ना, इस तरह के, है ना, क्रियाएं हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, समापिका क्रिया कहते हैं। एक ही विधेय है ये, ठीक है, एक ही बात है, मतलब एक ही ऐसे भी, मोहन जाता है ना, राम का बेटा मोहन है और स्कूल जाता है, काम क्या है, जाने का ही है ना। उक्त तीनों वाक्यों में क्रिया एक ही है, मतलब जाने का काम ही है, अतः ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं।
कुछ और उदाहरण देखिए, नगर में उसके बाद स्थापित, हमने पढ़ रखा था, नगर में क्या मूर्ति स्थापित थी। लोग उस प्रतिमा की बड़ी प्रशंसा करते थे। दिन भर उड़ने के बाद एक गौरैया रात को नगर के समीप पहुंची है। ये क्या है, अलग ही तरह के है ना, सेम सेम थोड़ी ना लग रहा है। तो ये क्या जटिल वाक्य है। एक एक संयुक्त वाक्य और दूसरे मिश्रण वाक्य है ना, ये मिश्रण है ना, तो समानांतर वाक्यों से बना होता है। दोनों चीजें एक साथ चल रही है, उसको समानांतर वाक्य कहते हैं। तथा वह समुच्चय बोधक अवयवों और अथवा एवं, ये सारे समुच्चय वाले हैं, किंतु परंतु आदि से जुड़ा होता है। जैसे पिताजी घर पर आए और चाचा जी चले गए, और चाचा जी चले गए। मैं बाजार गया और जलेबी लाया। या तो तुम इस काम को कर दो, वरना मुझे स्वयं करना पड़ेगा। पाठ के कुछ उदाहरण देखिए। वह पीले वस्त्र में लिपटा होता है, मसालों से उसका अंग लेपन किया गया होगा, है ना। ये मूर्ति जो है दूसरे को बताती है ना, दूसरे जो मर जाता है उसके बारे में बता रही है मूर्ति, मतलब राजा राजकुमार बताता है। उसकी गर्दन में पुखराज का हार होगा, उसके हाथ सूखी पत्तियों की तरह होगी। ये राजा राजकुमार बताता है दूसरे के बारे में। मिश्र वाक्य भी दो या दो से अधिक वाक्यों से बना होता है, लेकिन उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे माँ ने कहा कि सोहन नहीं आएगा, जो लड़का उसे मिलता था वही प्रथम आया है। यहाँ भी तुम जाओगे, मैं वहीं आ जाऊंगा, मतलब मैं जहां भी तुम जाओगे मैं वहां आ जाऊंगा। अब हम पढ़ते हैं उद्देश्य क्या है इसका, तो देखते हैं उद्देश्य। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप समझ चुके होंगे कि कहानी के माध्यम से लेखक हमसे क्या कहना चाहता है। जी हाँ, ठीक ही समझा आपने। इस कहानी में स्थान और समय का न उल्लेख करके कहानीकार ने उस पर हर जगह हर वक्त की बात की है। जहाँ नगर धनी और निर्धन वर्ग में बटे हैं, और जहाँ राजनीतिक स्वार्थी हैं, कलाविज्ञ रूप सौंदर्य देखने वाले लोग, आम लोग कीमत से चीजों का मूल्यांकन करने वाले, है ना, अभिजात और धनी लोग आत्मकेंद्रित और कर्मचारी लोग अपने मालिकों के अनुसार व्यवहार करने वाले हैं। ऐसी ऐसे किसी भी स्थान पर व्यापक जनता गरीब, बीमारी, भुखमरी, बदहाली की शिकार होती है, और उनमें भी सबसे बदतर स्थिति बच्चों की होती है, जिनको खाना नहीं मिलता, शरीर पीला पड़ जाता है, उनके ऊपर छत नहीं है, बारिश से पानी से भीग जाते हैं, बीमार होते हैं। उन बच्चों की जो वहाँ का भविष्य है, अगर बच्चे सही नहीं है तो वहाँ का भविष्य तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि वही बड़े होंगे, वही सही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे तरक्की होगी। यानी कथाकार बार बार बच्चों का जिक्र करके ऐसी व्यवस्था के भविष्य की भयावहता को भी व्यक्त करता है। मतलब भविष्य जो है बहुत डरावना है, आने वाला भविष्य जो है वो बहुत डरावना, उसको भी बताता है, व्यक्त करता है। कहानीकार इस विडंबना को मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक सौंदर्य से जोड़ता है। आमतौर पर देखने में सुंदर यानी रूपवान, है ना, ब्यूटीफुल, और कीमती चीजों की प्रशंसा की जाती है, जबकि कहानीकार आंतरिक यानी मानवीय गुणों और कर्म के सौंदर्य को सराहने के लिए हमें प्रेरित करता है। कहानी के आरंभ में राजकुमार की प्रतिमा की सभी सराहना करते हैं, पर अंत में मेयर, सभासद, कलाविज्ञ उसे मटमैला और मनहूस समझकर वहां से हटाना चाहते हैं। लेकिन गौरैया राजकुमार के कुरूप होने की प्रक्रिया में उसके कर्म सौंदर्य को देखते हुए उससे और ज्यादा प्रेम करने लगती है। मतलब उसने अपने अपनी पूरी न्यौछावर कर दी, सारी चीजें न्यौछावर कर दी, ये देखकर गौरैया और ज्यादा उससे प्रेम करने लगती है। यहाँ तक कि ठंड में प्राण त्याग देती है। ईश्वर द्वारा ऐसे राजकुमार और ऐसी गौरैया को स्वर्ग में स्थान दिलाकर कहानीकार एक विडंबना को उजागर करता है। वह विडंबना क्या है, मानव समाज में मानवीय गुणों की उपेक्षा का भाव, मानवीय गुण की कमी है। मतलब इसी विडंबना को इससे भी समझा जा सकता है कि पत्थर की मूर्ति जिसका दिल जस्ते का है, जस्ता एक मेटल होता है जो हमने पढ़ा था, उसमें मानवीय संवेदनाओं का ज्वार है, और उसको समझने वाला भी प्रायः उपेक्षित एक मानवेतर प्राणी यानी गौरैया है। मतलब उसकी फीलिंग्स को समझती है, उसकी संवेदनाएं जो हैं, मानवीय संवेदनाएं, मतलब मानव के प्रति कितनी अच्छी बात है ना, उसको समझती है गौरैया। ये इस विडंबना को अनेक प्रकार से उभार कर कहानीकार मनुष्य समाज में व्याप्त संवेदनहीनता की स्थिति को तोड़ना चाहता है। ठीक है, अब हमारा चैप्टर लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो गया। बस हमें ये पढ़ना है कि आपने क्या सीखा। तो क्या सीखा आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है।
जो हमने पढ़ा था ना कि हम पढ़ने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे, उसका अब यहाँ पर कि हम ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। जब हम अपने से बाहर देखते हैं तो हमारे मनुष्य हमें संवेदनशील बनाते हैं और समाज के हित में सक्रिय होते हैं, मतलब समाज के हित में ऐसा काम करते हैं ताकि समाज अच्छा हो जाए। गौरैया के जो व्यक्तित्व परिवर्तन से हमें पता चलता है कि हमारे अच्छे लोगों की संगत से व्यक्ति उदार और अधिक सामाजिक बनता है। अगर अच्छे लोग हैं तो हम भी अच्छे हो जाएंगे, अगर बुरे हैं तो बुरे हो जाएंगे। तो अच्छे की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हम भी अच्छा हो जाएंगे या समाज अच्छा हो जाएगा। समाज में धनी और निर्धन वर्ग की जीवन स्थितियों में बड़ी विषमता है, मतलब जो अमीर हैं और जो गरीब हैं उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। धनी वर्ग प्रायः आत्मकेंद्रित होता है ना। अच्छा, कुछ लोगों तक धन, वैभव, अधिकार सीमित होने के कारण, मतलब एक लिमिट में होने के कारण व्यापक मतलब पूरा मनुष्य समाज मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता, कमी रह जाती है उसके अंदर। जैसे अब अगर हम इंडिया में देखें तो 49% लोग ही इजिली अपना सरवाइव कर रहे हैं, बाकी 51% लोगों को खाना सही से नहीं मिल पाता। जिसमें से 49 में भी अगर हम देखें अमीर लोगों में या नॉर्मल फैमिली में, जिसमें 0.05% लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। बाकी देख लो, समझ सकते हो आप। इनके प्रति समानुभूति की सच्ची मनुष्यता है। अच्छा, तुमने पढ़ लिया तो नहीं 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 पढ़ा, मैं यहाँ पढ़ेंगे। बाह्य सौंदर्य मतलब रूप सौंदर्य दिखने में कैसा लगता है वो, और आंतरिक सौंदर्य मतलब दिल से वो कितना अच्छा है, अधिक महत्वपूर्ण है। दिल से अच्छा होना चाहिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वही हमें श्रेष्ठ मनुष्य बनाता है, मतलब अच्छा मनुष्य बनाता है। कहानी में कथा वस्तु और पात्रों का चित्रण, चरित्र चित्रण वर्णन के द्वारा नहीं बल्कि संवादों के जरिए किया गया है, संवाद करके बताकर किया है। कहानी की भाषा में चित्रात्मक, सांकेतिक और मितव्ययिता के गुण हैं। ठीक है। अब आ गया योग्यता विस्तार। हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो जो कवि ऑस्कर वाइल्ड है 1854 और 1900 का जन्म डबलिन आयरलैंड में हुआ था। आरंभिक शिक्षा डबलिन में हुई थी। माँ राजनीतिक लेखिका थी और पिता एक सफल नेत्र चिकित्सक थे, है ना। जब ऑस्कर वाइल्ड किशोर थे तो उनका परिवार लंदन चला गया था, अतः उन्हें आगे की शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी, है ना। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में उन्होंने कवि और लेखक के रूप में अलग पहचान बना ली। इसी दौरान एक कविता पर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया था। ठीक है। तो उनके लेखन की मुख्य विशेषता वाक्य चातुर्य, मतलब वाक्य बहुत चतुरता से वो बताते थे, वो है ये। और हास्य व्यंग भी बताते थे उसके अंदर। उन्होंने बच्चों के लिए कविताएं, नाटक, कहानियां लिखी, किंतु उनके नाटक अधिक लोकप्रिय हुए। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं तो कविताएं 1881 कविताएं, सुखी राजकुमार 1988 में लिखा गया। ये सारी चीजें लिखी थी, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है। 1893 में जब ये बच्चों के प्रति परी कथाएं लिख रहे थे और वीमेंस वर्ल्ड नामक पत्रिका के संपादक में संलग्न थे, बिजी थे, तब उन्होंने सुखी राजकुमार और अन्य कहानियां भी लिखी थी। अब हमारा आ गया पाठांत प्रश्न। इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, आप आंसर यहाँ से चूज करके लिख सकते हो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये आपका उसी क्वेश्चन का आंसर है। फिर ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ हाफ पोर्शन है। उसके बाद ये रहा थोड़ा। उसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन है। उसके बाद आपका ये फिफ्थ क्वेश्चन और ये सिक्स्थ का आगे का पार्ट मैं दे देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ से कंप्लीट हो गया। फिर सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। एट्थ क्वेश्चन का आंसर ये रहा। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर ये रहा। थोड़ा पार्ट ऊपर रह गया, आप यहाँ से देख सकते हो। फिर उसके बाद 10th क्वेश्चन। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैंने कर रखे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर। उसके बाद ये सारे पार्ट हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट है और ये रहा सेकंड का पार्ट। ठीक है, ये रहा थर्ड आंसर का थोड़ा पार्ट ये रहा। स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 का सारा आंसर है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो।
ये कंप्लीट हो गया। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। चलो आ जाओ, हम आगे चलते हैं। 5th का थोड़ा पार्ट ये भी है। और ये रहा आपका 6 क्वेश्चन पूरा। और ये रहा आपका 7th क्वेश्चन। ठीक है, ये चैप्टर फिनिश्ड हो गया हमारा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।